न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ज्यादा लर्न करने का काम नहीं है, कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ आपको लाइंस लर्न होनी चाहिए, वो मैं आपको बताते चलूंगा। सबसे पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में लंबा समय लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, लंबा टाइम लगता है बनने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एड्रेस करता है वो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्चे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि खर्चा हर साल लग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है हो सकता है एकदम लास्ट में आए, हो सकता है बीच बीच में भी आप बिल सामने वाले पे करके कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रियलाइज कर सकते हो। तो ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है जो इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में मैं कमाऊंगा, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए खर्चे लगेंगे, उसको ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे रिकॉर्ड किया जाए। एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। AS9 बोलता है सर्विस का रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करो व्हेन दी सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। दो मेथड सीखे थे, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, एक प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड बोलता है जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, सर्विस पूरी प्रोवाइड कर दो, तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड बोलता है जैसे जैसे काम होता चला जाए वैसे वैसे रेवेन्यूज आप रिकॉर्ड करते चले जाओ। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग कभी भी कंप्लीशन मेथड यूज नहीं कर सकते या कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां कंप्लीटेड सर्विस मेथड यूज करने से जो अक्रूवल ऑफ इनकम है वो हिट हो जाएगा। अक्रूवल ऑफ इनकम आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग प्रोवाइड करने के लिए हम जैसे जैसे उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते जाएंगे वैसे वैसे हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यूज एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करते चले जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मुद्दा है वो है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोपोर्शन टू डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीटेड। जितना जितना काम हर साल होते जा रहा है उस तरीके से प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू आप हर साल रिकॉर्ड करते चले जाओ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा ना वो इसी पॉइंट पे पूछा जाएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे 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 काम हुआ है, बताइए किस तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, हर साल का प्रॉफिट लॉस कैसे क्या कैलकुलेट करोगे, वो कैलकुलेशन करके आपको देना पड़ता है। तो सीधा मैं मैं बात शुरू करूंगा ना, मैं बात शुरू करूंगा हाउ टू रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। रिवीजन करते समय आप ध्यान रखें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब डेफिनेशंस वगैरह आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। जो मेन मुद्दा है दैट इज इंपॉर्टेंट। बोला कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड यूजिंग परसेंटेज कंप्लीशन मेथड on the basis of degree of completion of work during the reporting period following the accrual basis of accounting। आप जब भी रिकॉर्ड करोगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू परसेंटेज कंप्लीशन मेथड यूज करोगे, जितना काम हो गया उसके हिसाब से रिकॉर्ड करोगे, एंड दिस फॉलोज accrual basis of accounting। However, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड तभी यूज करना चाहिए जब आपका कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इफ द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली तब आप परसेंटेज कंप्लीशन मेथड यूज कर पाओगे। आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना लगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फ्यूचर में कितना लगेगा, आपका कितना डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वेरियस वेरिएबल्स है, अगर आप इनको एस्टिमेट कर पा रहे हो रिलायबली तभी आप परसेंटेज कंप्लीशन मेथड यूज कर सकते हो। अगर इनमें से कोई चीज आप नहीं एस्टिमेट कर पा रहे हो तो फिर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड यूज करना पॉसिबल नहीं है। अगर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड यूज करना पॉसिबल नहीं है तो ध्यान में रखें, इन दैट केस हम लोग कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे जैसे जैसे खर्चा लग रहा है। जिस साल में जितना जितना खर्चा लग रहा है वो कॉस्ट रिकॉग्नाइज करते जाओ। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे जितना कॉस्ट हमने इनकर किया, जिसका प्रोबेबल है। हमने एक कॉस्ट इनकर किया, अगर मेरे को लगता है वो जो कॉस्ट इनकर किया, जो काम करके दिया, उतने पोर्शन का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, तो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट जिसका रिकवरी प्रोबेबल है आप उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी आप परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऑलवेज रिमेंबर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड तभी यूज होगा जब आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। आउटकम मेजर्ड रिलायबली मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आप मेजर कर पा रहे हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उस एसेट से कॉन्ट्रैक्टर को आएगा।
Cost incurred till date can be measured. Estimated cost to complete and degree of completion can be measured. जब ये सब मेजर कर पा रहे हो तभी हम लोग पीसीएम यूज करेंगे, अदरवाइज पीसीएम यूज करना पॉसिबल नहीं है. अगर पीसीएम नहीं यूज करेंगे तो कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करो जिस पीरियड में वो खर्चा लगा. जैसे जैसे खर्चा लगते जा रहा है खर्चे को रिकॉग्नाइज करते जाओ. रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड हुज रिकवरी इज प्रोबेबल. जितने कॉस्ट का रिकवरी आपको लगता है हो जाएगा उतना ही आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है. उससे ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है. हो सकता है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में इनिशियल ईयर में आउटकम रिलायबली मेजर ना हो सके. इन दैट केस हम लोग ये वाला तरीका यूज करते हैं. जैसे ही आउटकम रिलायबली मेजर होना शुरू हो जाएगा हम परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे शिफ्ट हो जाएंगे और फिर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड यूज किया जाएगा. परसेंटेज कंप्लीशन मेथड बहुत सिंपल बात बोलता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालो, हर साल में कितना काम हुआ है वो काम का डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करो एंड उसके बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो. अगर रेवेन्यू पूछो कितना रिकॉग्नाइज करना है तो उसका फॉर्मूला बोल रहा हूं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू परसेंटेज कंप्लीशन. टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू परसेंटेज कंप्लीशन माइनस अगर कोई रेवेन्यू पहले से रिकॉग्नाइज किया हुआ है तो पहले साल में मान लो 25% काम किया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ का 25% 250 करोड़ रिकॉर्ड कर लो. सेकेंड ईयर में मान लो 40% काम हुआ टोटल मिला के, तो 1000 इंटू 40 400 करोड़. 400 करोड़ में 250 करोड़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो सेकेंड ईयर का रेवेन्यू 150 करोड़. हम लोग रेवेन्यू ईयर वाइज रिकॉर्ड करते हैं, क्यूमुलेटिव बेसिस पे कभी रिकॉर्ड नहीं करते. तो हर साल जितना जितना काम कंप्लीट होते चला जा रहा है उस बेसिस पे आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते चले जाओ. डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं जिसमें हम लोग पहला वाला यूज करेंगे. पहला वाला मेथड बोलता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप निकालो फॉर्मूला यूज करके, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, आज तक कितना खर्चा लगा, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू 100. कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू 100. एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, जो आज तक खर्चा लग चुका है प्लस जो कंप्लीट करने के लिए और खर्चा लगेगा. तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकल के आ जाएगा. However, अगर आप ये नहीं यूज कर पा रहे हो, यू कैन ऑल्सो यूज ऑल्टरनेटिव टेक्निक लाइक सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, कितना काम हुआ है उसका सर्वे के बेसिस पे, फिजिकल कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी आप देख के बता सकते हो कि कितना काम कंप्लीट हुआ है. बट ये फिजिकल कंस्ट्रक्शन, सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग ये फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे. फिजिकल कंस्ट्रक्शन तो हम लोग नॉर्मली बहुत छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में करते हैं जहां पर हम लोगों को इतना सारा वेरिएबल कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग इतना कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. इन दैट केस हम लोग बोलते हैं 4 तल्ला का बिल्डिंग बनाना है, 2 तल्ला बन चुका है, मान लो 50% कंप्लीट. उस तरीके से हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं. एग्जाम पर्पस के लिए हमारे लिए फर्स्ट फॉर्मूला विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू 100. ये क्यूमुलेटिव निकलेगा, हर साल क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकलेगा. जब आप रेवेन्यू कैलकुलेट करने जाओ तो लास्ट ईयर तक जो रिकॉग्नाइज किया उसको हटाओ, बैलेंस करंट ईयर में रिकॉग्नाइज कर लो. डन है बात. तो जब आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हो रेवेन्यू, उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड या प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में जो रेवेन्यू आपने इनिशियली अग्री किया एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कोई क्लेम, इंसेंटिव, वेरिएशन इन वर्क अगर है तो वो भी आप रेवेन्यू का पार्ट मानोगे. बट ध्यान रखना, इफ इट इज प्रोबेबल दैट दे विल रिजल्ट इन रेवेन्यू, उसमें प्रोबेबल होना चाहिए कि हां हमने एक्स्ट्रा काम किया है, सामने वाले ने इसको मान लिया है और फ्यूचर में वो उसका पेमेंट करेगा. अगर हम कोई क्लेम, इंसेंटिव के बारे में सोच रहे हैं, वेरिएशन इन वर्क के बारे में सोच रहे हैं, बट सामने वाले ने उसको अप्रूव नहीं किया है, इन दैट केस प्रॉब्लम क्या होगा, फ्यूचर में हम मांगने जाएंगे, वो हाथ खड़ा कर देगा, बोला हम कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करने वाले नहीं है. इसीलिए ये सब रेवेन्यू में तभी इंक्लूड करो जब आपको लगता है इट इज प्रोबेबल दैट दे विल बी रियलाइज, इट इज प्रोबेबल दैट दे विल रिजल्ट इन रेवेन्यू, फ्यूचर में सामने वाला आदमी उसका आपको पेमेंट करेगा, तभी उसको रेवेन्यू में इंक्लूड करो, नहीं तो रेवेन्यू में इंक्लूड मत करो. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, जो अभी तक कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन है वो सब आ जाएगा, जितना अभी तक खर्चा लग चुका है कंस्ट्रक्शन के लिए. दूसरा, कॉस्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन जनरल एंड अलोकेटेड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. एक कंपनी के 4 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, 4 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सुपरवाइजर रखा हुआ है. वो सुपरवाइजर हर जगह पर जाता है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को सुपरवाइज करता है, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं. तो ये सुपरवाइजर का जो सैलरी है वो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट पे आपको अलोकेट करना चाहिए. तो ये खर्चा भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा. पहला, जो उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा डायरेक्टली लग रहा है. दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा है बट इस कॉन्ट्रैक्ट से स्पेसिफिकली रिलेटेड नहीं है,
है, वो 1 2 3 4 कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो हमको उसको अलोकेट करके कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना अलोकेट करना है वो निकालना पड़ता है। एंड नेक्स्ट, स्पेशल कॉस्ट रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई स्पेशल खर्चा लगा, कोई ऐसा खर्चा जो सामने वाले ने मेरे को बोला था कि भैया ऐसे 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 करके आपको देना होगा, कोई स्पेशल उसकी डिमांड थी जिसके लिए कोई खर्चा लगा, तो वो खर्चे भी मैं उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करूंगा। तो कॉस्ट में 3 चीज आएगी। नंबर 1, जो खर्चा कंस्ट्रक्शन के लिए डायरेक्टली रिलेटेड है फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा है, बस इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है, इससे एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन जनरल खर्चा है, हम उसको अलोकेट कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, और कोई अगर स्पेशल कॉस्ट लग रहा है रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। बट कुछ खर्चे इंक्लूड मत करना। एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, एबनॉर्मल लॉसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये सब खर्चे आपको इंक्लूड नहीं करने चाहिए। ये खर्चे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के पार्ट नहीं माने जाएंगे। तो आपने जितना खर्चा किया ड्यूरिंग द ईयर वो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस हो गया। आपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया इन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गया। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा ड्यूरिंग द पीरियड करोगे तो प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा। ये प्रॉफिट लॉस आप अपने पीएल में रिकॉग्नाइज करोगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये लाइन आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपको कभी भी लगे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट है, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट वो आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा होगा। मान लो आप एक कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अभी तक खर्चा 500 करोड़ लग चुका है, आपको लगता है 200 करोड़ और लगेगा कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में, 700 करोड़ का टोटल खर्चा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू उसका हमने डिसाइड किया था इनिशियली 650 करोड़, मतलब 650 करोड़ का रेवेन्यू आने वाला है, बट खर्चा होगा कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए 700 करोड़। जो ये 50 करोड़ का एक्स्ट्रा लॉस है, इसका हम लोगों को प्रोविजन इमीडिएटली बनाना पड़ेगा, इमीडिएटली बनाना पड़ेगा। If the expected, estimated total cost to complete the contract exceeds contract revenue, then the expected loss shall be provided for immediately. अभी के अभी आपको उस लॉस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप पहले नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करो, कॉस्ट माइनस करो, जो अभी तक का लॉस है उसको रिकॉर्ड कर लो, और उसके बाद देखो, मान लो अभी तक तुमने रिकॉर्ड किया 10 करोड़ रुपए का लॉस आया, बट तुम देख रहे हो टोटल लॉस 50 करोड़ होने वाला है, तो बैलेंस 40 करोड़ भी लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो। क्यों रिकॉग्नाइज कर लो? कंजर्वेटिज्म। कभी भी अक्रूवल बेसिस हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जानते हैं अक्रूवल के साथ प्रूडेंस हमेशा अटैच रहेगा। अक्रूवल बेसिस बोला कि परसेंटेज के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाओ, बट हम देख रहे हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, फ्यूचर में जाके जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो हमको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अगर फ्यूचर का नुकसान आपका एस्टिमेटेड है तो उस नुकसान को इमीडिएटली प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहां पे प्रोविजन आपको बनाना होगा, एक्सपेक्टेड टोटल लॉस माइनस लॉस ऑलरेडी बुक। जितना लॉस आपने ऑलरेडी बुक कर लिया है और जो एक्सपेक्टेड टोटल लॉस है उसका डिफरेंस का प्रोविजन आपको बनाना होगा। 10 करोड़ का लॉस आपने लिख लिया, टोटल लॉस एक्सपेक्टेड है 50 करोड़, तो 40 करोड़ का प्रोविजन इमीडिएटली बनाइए, क्योंकि ये लॉस आपको होने वाला है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी भी कोई क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिकल और आपको देखे कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को क्रॉस कर रहा है, तो ये प्रोविजन आपको खुद से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं बताओ कितना प्रोविजन बनाना है, यू विल हैव टू कैलकुलेट द प्रोविजन एंड अकॉर्डिंगली कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉफिट नहीं बोलना चाहिए, लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, अनकलेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में आपने चालू कर दिया, आप काम कर रहे हो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो, बट आपको लग रहा है इस रेवेन्यू का कुछ पोर्शन ऐसा है जो फ्यूचर में कलेक्ट नहीं होगा। अगर आप में अनसर्टिनिटी आती है अबाउट अल्टीमेट कलेक्शन, AS 9 ने सिखाया था, अगर अनसर्टिनिटी आती है अल्टीमेट कलेक्शन आफ्टर रिकॉर्डिंग द रेवेन्यू, तो आपको उसका एक सेपरेट प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करना चाहिए। रेवेन्यू को कभी भी रिवर्स नहीं करना चाहिए, आपको एक सेपरेट PBDD क्रिएट करना है। जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया उसको रिवर्स करना सही नहीं है। तो आपने क्या किया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के बाद आपको लग रहा है कि ये पैसा हमको मिलने वाला नहीं है, तो आप इसके लिए सेपरेट प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाइए। रेवेन्यू जो रिकॉर्ड कर लिया उसको रिवर्स करना अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, ये जो दो नेक्स्ट पॉइंट है, कंबाइनिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये दो पॉइंट केस स्टडी बेस्ड पॉइंट्स है, केस स्टडी बेस्ड पॉइंट्स। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कंबाइनिंग किसको बोलते हैं, सेगमेंटिंग किसको बोलते हैं। मान लो मैंने क्या किया, मेरे को एक सीमेंट फैक्ट्री या सीमेंट प्लांट बनवाना है, ठीक है। सीमेंट प्लांट बनवाना है तो सीमेंट प्लांट बनवाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्लांट बनेगा।
ये प्लांट टोटल 4 फेजेस में बनेगा, फेज 1, 2, 3, 4। मैंने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया आप मेरे लिए ये प्लांट बना के दो, 4 फेज है, हम लोग 4 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट इंटर करेंगे। फेज 1 का अलग कॉन्ट्रैक्ट, फेज 2 का अलग कॉन्ट्रैक्ट, फेज 3 का अलग कॉन्ट्रैक्ट, फेज 4 का अलग कॉन्ट्रैक्ट। सर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? कोई भी कारण से, हमारे कन्वीनियंस से, चाहे टैक्सेशन मैटर हो, कोई भी कारण से हमने बोला 4 फेज का 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। नेगोशिएशन सबका साथ में हुआ है, बात सबकी साथ में हुई है, एक ही बिड उसने सबमिट किया है, बस हमने 4 डॉक्यूमेंट्स इंटर कर लिए लास्ट में ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट रहे। इन दिस केस समझना बात, ये चारों के चारों कॉन्ट्रैक्ट एक ही एसेट से रिलेटेड है। ये जो चारों फेज के कॉन्ट्रैक्ट है ये कंटिन्यूअस बेसिस पे परफॉर्म होंगे। फेज बनेगा, फेज 2 शुरू होगा, फेज 2 बनेगा, फेज 3 शुरू होगा। इनके लिए एक सिंगल बिड दिया गया है, अलग अलग बिड दिया हुआ नहीं है, और ये सारे एक ही साथ नेगोशिएट हुए हैं। जब कोई एक कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग एक से ज्यादा अग्रीमेंट इंटर करते हैं, बट वो सारे अग्रीमेंट इंटरलिंक्ड है और एक ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो यहां पर जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे ना, इनको 4 अलग अलग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मान के नहीं करेंगे, इन सबको एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मान के अकाउंटिंग की जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइनिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स, कंस्ट्रक्शन अग्रीमेंट हमने इंटर किए हैं, इनको कंबाइन करके हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ये चारों कंबाइन करके किए जाएंगे, अलग अलग अग्रीमेंट का अलग अलग डिग्री ऑफ कंप्लीशन और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। इसको बोलते हैं कंबाइनिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हमने 5 एसेट बनाने हैं, 5 एसेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दिया, ये 5 एसेट अलग अलग जगह पर बनेंगे। हमने क्या किया, उस कंपनी के साथ एक ही अग्रीमेंट कर लिया, एक ही एग्रीमेंट में 5 एसेट का कंस्ट्रक्शन के लिए हमने बात कर लिया। हर एसेट का सेपरेट नेगोशिएशन हुआ है, सेपरेट बिड दिया गया है। हमने उसको बोला तुम चाहो तो पार्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, फुल एक्सेप्ट कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, और ये 5 अलग अलग एसेट है। इस केस में अग्रीमेंट एक है, बट 5 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चलेंगे, तब जाके ये अग्रीमेंट फुलफिल होगा। यहां पे हम लोग इस अग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान के 5 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मान के अकाउंटिंग करेंगे। जब हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करेंगे, हर एसेट का डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग कैलकुलेट होगा। जब रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, हर एसेट का रेवेन्यू अलग रिकॉग्नाइज करना होगा। यह होता है सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सेगमेंटिंग मतलब तोड़ना, कंबाइनिंग मतलब जोड़ना। अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट इंटर किए हैं फॉर अ सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उनको कंबाइन करके अकाउंटिंग करो। एक डॉक्यूमेंट इंटर किया है फॉर मोर देन 1 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो अलग अलग काम किया जाएगा, उनको तोड़ के आप अकाउंटिंग करो। इसको बोलते हैं सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपको एग्जाम में केस स्टडी बेस पे पूछा जा सकता है। आपको एक केस देगा, पूछेगा बताइए हम लोग इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से अकाउंट फॉर करें, तो आपको बताना पड़ेगा कंबाइन करके करना है, सेगमेंट करके करना है, कैसे करना है। कंबाइनिंग के लिए बोला गया सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मानना है इफ दे आर नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज। सबका नेगोशिएशन एक साथ हुआ है। दी एसेट्स आर इंटर रिलेटेड एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट। एसेट इंटर रिलेटेड और एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है। कंस्ट्रक्शन विल बी कैरिड ऑन इन अ सीक्वेंस। कंस्ट्रक्शन सबका सीक्वेंस में चलेगा। अगर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही आपने अलग अलग अग्रीमेंट किया हो, वो सारे एक ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। Segmenting. A single contract for construction of various assets shall be treated as separate construction contract. एक सिंगल एग्रीमेंट इंटर किया है बहुत सारे एसेट के लिए, सबको अलग अलग करके देखना होगा। इफ सेपरेट प्रोपोजल वेयर सेंट फॉर ईच एसेट, सेपरेट प्रोपोजल हर के लिए गया। ईच एसेट इज सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, हर का अलग अलग नेगोशिएशन हुआ। एंड बोथ द पार्टीज कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट इन पार्ट और फुल। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट फॉर ईच एसेट कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड। हर एसेट का रेवेन्यू, कॉस्ट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन दैट केस ये कॉन्ट्रैक्ट आपको अलग अलग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मान के अकाउंटिंग करना होगा। एक सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मान के आप अकाउंटिंग नहीं करोगे। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के वो पॉइंट है जिससे केस स्टडी आ सकता है। अदरवाइज आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाई देगा जो हमने डिस्कस किया। और लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्लोजर्स ऑफ वेरियस
न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जब भी एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आप इंटर इनटू कर रहे हो, आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, कितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन हुआ, कितना कॉस्ट लगा, कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्यूचर में लगेगा, कितना रिटेंशन है, कितना आपने बिल कर दिया, कितना अमाउंट ड्यू है टू कस्टमर या अमाउंट ड्यू है फ्रॉम कस्टमर। ये सब आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है। वो बाद बाकी तो सारा हमने कैलकुलेट कर लिया, रेवेन्यू, कॉस्ट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन वगैरह। अब आपको सीखना है अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम कस्टमर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम कस्टमर कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले आज तक का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना लगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, इससे आप ऐड या लेस करोगे प्रॉफिट या लॉस जो अभी तक आपने रिकॉग्नाइज किया है। प्रॉफिट ऐड करोगे तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रेवेन्यू आ जाएगा, लॉस लेस करोगे तो कॉस्ट माइनस लॉस रेवेन्यू आ जाएगा। उससे आपको कंपेयर करना है जितना प्रोग्रेस बिलिंग अभी तक हो चुका है, आपने जितना सामने वाले पर बिल छोड़ दिया है, उससे आप प्रोग्रेस बिलिंग को अगर कंपेयर करोगे तो आ जाएगा अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम कस्टमर। ड्यू टू कस्टमर मतलब उसको देना है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब उससे लेना है। मान लो काम हो गया 300 करोड़ रुपए का, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 200 करोड़, प्रॉफिट 100 करोड़, 300 करोड़ का। आपने अभी तक उस पे 280 करोड़ के बिल डाल दिए हैं, तो 280 करोड़ का बिल डाला तो वो डेटर खड़ा हो चुका है। बैलेंस 20 करोड़ रुपया उससे अभी भी लेना है, तो दिस इज अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा डेटर्स पे। अगर आपने 300 करोड़ का काम हुआ है, अभी तक 350 करोड़ का बिल छोड़ दिया उसके ऊपर, तो 50 करोड़ आपने एक्स्ट्रा बिल छोड़ा है, दिस इज अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको दिखाई देगा। प्रोग्रेस बिलिंग, आप जो जो टाइम टू टाइम बिल छोड़ते हो उस बिल के दो पार्ट हो सकते हैं। एक नंबर 1 कुछ पार्ट वो पे कर देंगे, नंबर 2 कुछ पार्ट वो रिटेन करेंगे। जब भी आप कोई बिल छोड़ोगे जरूरी नहीं है 100% ऑफ द बिल वो पे कर देगा, वो बोलेगा 80% हम पे करेंगे, 20% हम रिटेन करेंगे। आपने 350 करोड़ का बिल छोड़ा, वो बोला 70 करोड़ हम रिटेन करेंगे, बैलेंस 280 करोड़ आपको पेमेंट किया जाएगा। तो प्रोग्रेस बिलिंग इज इक्वल टू कितना रुपया आपको रिसीव हुआ टिल डेट प्लस रिटेंशन जो अभी तक किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू प्रोग्रेस बिलिंग्स। ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करने आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाइज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पहला टाइप का क्वेश्चन, जहां पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएगा, बोलेगा हर साल कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके दो। दूसरा प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, तीसरा अमाउंट ड्यू टू या फ्रॉम कस्टमर, ये कैलकुलेट करके आपको देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मेरे लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है, और केस स्टडी के लिए मेरे को कंबाइनिंग और सेगमेंटिंग इंपॉर्टेंट है। सर इसमें कॉमन एसेट यूज होना चाहिए। सर सीएमए कंपनी, अरे सीएमए कंपनी अकाउंट्स का मैराथन एक एक चैप्टर वाइज जो भी आपको चाहिए वो सीएमए कराया हुआ है, आप उससे भी रेफर कर सकते हो फॉर द टाइम बीइंग। भैया कॉन्ट्रैक्ट में पहले से अमाउंट फिक्स हो जाता है तो पीसीएम यूज करेंगे। बिल्कुल, अगर अमाउंट पहले से फिक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आप पहले से आप पता है आपको, तो आप पीसीएम यूज कर सकते हो, बट दूसरे पैरामीटर तो आपको फिक्स होने पड़ेंगे ना। कॉस्ट कितना लगेगा, कितना लग चुका है, फ्यूचर में कितना लगेगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप कैलकुलेट कर पाओ। ये सब चीजें जब तक आप एस्टिमेट नहीं कर पाओगे रिलायबली, यू कैन नॉट यूज पीसीएम। सर सेगमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो सेगमेंटिंग मानेंगे क्या, या फिर ऑल थ्री कंडीशन, सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी आप सेगमेंट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। शुभम, हमने जितने भी टेस्ट पेपर्स आपको, आप इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर की अगर बात कर रहे हो तो मैं बोलूंगा उसके एमसीक्यूज के लेवल भी अच्छे हैं। हमने भी जो एमसीक्यूज अगर आपको कुछ बनाकर दिए थे एग्जाम में, तो वो एमसीक्यूज भी आप देखें। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि लॉ टैक्स ऑडिट में एमसीक्यूज कैसे आएंगे, इंस्टीट्यूट का एक एमसीक्यू बुकलेट है, आप उसको देखकर जाओ, आप देखोगे वैसे टाइप के एमसीक्यूज एग्जाम में दिखेंगे। डन। चलिए, ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का रिविजन। लेट अस गो टू द क्वेश्चंस। मैं आ गया AS 7 के क्वेश्चंस में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन 1 December 2021 Vishwakarma Construction Company Limited undertook a contract to construct a building for 85 lakhs. Contract revenue, total contract revenue. On 31st March 12, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में, द कंपनी फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी स्पेंड 6499। अभी तक ये खर्चा हो चुका है।
प्रूडेंट एस्टिमेट ऑफ एडिशनल कॉस्ट फॉर कंप्लीशन वाज 32,01,000 और 32,01,000 का खर्चा लगेगा, मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो गया, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 97 लाख। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड 97 लाख, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 85 लाख, यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल एस्टिमेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ओके, 12 लाख रुपए से। What amount should be recognized in the statement of profit and loss for the year ended 31st March 12 as per the provisions of accounting standard 7? आपको बोल रहा है पीएल में हम लोग कितना अमाउंट रिकॉग्नाइज करेंगे, ये बताइए। आइए एक एक करके बात करें। सबसे पहले सर हम लोग प्रोविजंस क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। प्रोविजन में आपको लिखना चाहिए एज पर AS 7 कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड यूजिंग परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। यूजिंग परसेंटेज कंप्लीशन मेथड रेवेन्यू हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं ताकि हम लोग रेवेन्यू के बारे में उसको कैलकुलेशन करके दे सके। नंबर 2 आपको लिखना चाहिए इफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड्स टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू देन द लॉस शैल बी इमीडिएटली प्रोवाइडेड फॉर। ये हो गया प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। ज्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन। एज पर AS 7 कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड यूजिंग परसेंटेज कंप्लीशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, full stop. Further, if the total estimated contract cost will exceed the total contract revenue, then provision for expected loss shall be provided for immediately. बस ये 3 लाइन आपको सबसे पहले प्रोविजन में लिखना है। वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई बच्चा प्रोविजन लिखता ही नहीं है, आप लिखेंगे तो एक सेपरेट एज मिलेगा आपको, हाफ मार्क 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू राइट दिस। अब मैं कंप्यूटेशन में आऊंगा। कंप्यूटेशन सबसे पहले नंबर 1 डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये हो गया कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू 100, 67%। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इज इक्वल टू ₹85 लाख का 67%, 56,95,000, 56,95,000। डन है। तो नंबर 3, so loss to be recognized in first year। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गया 56,95 माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल डेट, 64,99, 8,04,000 का लॉस मेरे को फर्स्ट ईयर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन से कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इतना, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इतना, तो 8,04,000 का मेरे को लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब नंबर 4 प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस सबसे पहले एक्सपेक्टेड लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालोगे? टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 64,99 प्लस 32,01,000, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, 12 लाख रुपए का एक्सपेक्टेड लॉस है, जिसमें से लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 8,04,000 रुपया। देयरफॉर प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस रिक्वायर्ड। और कितना प्रोविजन बनाऊं मैं? 12 लाख माइनस 8,04,000 जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, 3,96,000। ये प्रोविजन मेरे को रिकॉर्ड करना चाहिए, ये प्रोविजन मेरे को रिकॉर्ड करना चाहिए। वेरी गुड सरिता, वेरी गुड एकाग्रता, वेरी गुड। देयरफॉर टोटल लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन PL इज इक्वल टू ₹12 लाख। पूरे 12 लाख का लॉस मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया। 8,04,000 तो नॉर्मल और 396 का प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, 396 का प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस।
प्लीज वापस 12 लाख का, प्लीज वापस 12 लाख रुपए का प्रोविजन मत बना लेना। 12 लाख में 8,04,000 का लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका हूं, तो 396 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ये मेरा पहला क्वेश्चन AS7 का। क्लियर है सर? समझ में आ रहा है आंसर कैसे करना है? इस तरीके से आंसर करेंगे, सामने वाला टिक करते चले जाएगा, मार्क्स देते चले जाएगा, प्रॉपर, एकदम प्रॉपर तरीके से। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। Sarita Construction Company obtained a contract for construction of a dam. The following details are available in records of company for 31st March 21. ठीक है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12,000, वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, ये हो गया टोटल कॉस्ट टिल डेट, कॉस्ट टिल डेट 7500, जिसमें सर्टिफाई कर दिया 6250, 1250 अभी भी अनसर्टिफाइड है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं सर्टिफाइड नहीं यूज करता। AS7 बोलता है आप एस्टिमेटेड कॉस्ट टिल डेट, सॉरी कॉस्ट टिल डेट को कंसीडर करेंगे, आप सर्टिफाइड को सिर्फ कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, और कॉस्ट लगेगा 8750, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया रे? टोटल कॉस्ट 7 8 15 15 15 16,250, ये टोटल कॉस्ट लगेगा कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में, टोटल कॉस्ट। जबकि रेवेन्यू है सिर्फ 12,000, तो एक्सपेक्टेड लॉस 4,250, एक्सपेक्टेड लॉस 4,250, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेक्टेड लॉस 4,250। आगे, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड 5,500, प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड 1,500, मतलब हमने बिलिंग छोड़ दिया, हमने प्रोग्रेस बिलिंग कर दिया 7,000 रुपए का। जैसे जैसे काम करते गए वैसे वैसे बिल छोड़ते गए, अभी तक 7,000 रुपए का हमने बिल छोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है पूरा। Applying the provision of AS7 accounting for construction contract, you are required to compute profit loss for the year ended 31st March 2021, contract work in progress at the end of the year 2020-21, revenue to be recognized out of total contract value, amount due to or from customer at the year end। ये चार चीज आपको कैलकुलेट करना है, ये चार चीज आपको कैलकुलेट करना है। एक एक करके बात करते हैं, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 1, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कॉस्ट टिल डेट बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू 100। कॉस्ट टिल डेट है 7500 divided by estimated total cost 16,250 into 100, 46.1538.5%। थोड़ा 4 डेसिमल पॉइंट में लेना बेटर रहेगा, बेटर रहेगा। 1538% या 1539% भी ले सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, मैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा 12,000 लाख रुपया इंटू 46.15385%, ये हो गया ₹5538.46, 5538.46 लैक्स। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा 5538.46 लैक्स। नेक्स्ट, नंबर 2, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड 5538.46 लेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड। आज तक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना इनकर हो गया? 7,500 लाख। तो लॉस 1961
0.54 lakhs। ये लॉस मैंने रिकॉग्नाइज अभी तक कर लिया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, कॉस्ट रिकॉग्नाइज किया, तो ये मेरा लॉस रिकॉग्नाइज हो चुका है। टोटल एस्टिमेटेड लॉस या टोटल एक्सपेक्टेड लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का टोटल एक्सपेक्टेड लॉस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 16,250 माइनस टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 12,000, एस्टिमेटेड लॉस है 4,250 lakhs एस्टिमेटेड लॉस। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस इज इक्वल टू 4,250 माइनस 1,961.54 lakhs। ये हो गया 2,288.46 lakhs का एस्टिमेटेड प्रोविजन। ये प्रोविजन मेरे को बनाना चाहिए, प्रोविजन। तो टोटल लॉस चार्ज टू पीएल, टोटल लॉस चार्ज्ड टू पीएल इक्वल्स टू ₹4,250 lakhs। टोटल लॉस पीएल में चार्ज कर दिया 4,250 lakhs। वेरी गुड। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम कस्टमर्स। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल डेट। आज तक कितना खर्चा लग गया? 7,500 लाख, जिसमें 6,250 सर्टिफाइड, 1,250 वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है अभी काम, जिसको सर्टिफाई नहीं किया गया 1,250 लेस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 4,250। तो 3,250 का मेरे को कस्टमर से आज के काम के हिसाब से जो टोटल लॉस वगैरह मैं देख रहा हूं 3,250 मिलेगा। प्रोग्रेस बिलिंग्स अभी तक मैं कितना छोड़ रखा हूं? प्रोग्रेस बिलिंग्स, प्रोग्रेस बिलिंग्स मैंने छोड़ रखा है 7,000 का। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर मैंने ज्यादा बिल छोड़ रखा है, उस पर मैंने ज्यादा बिल छोड़ रखा है, जबकि एज पर दी डिग्री ऑफ कंप्लीशन एंड लॉसेस मेरे को इतना रुपया मिलेगा नहीं। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर 3,750। आज के हिसाब से 3,250 lakhs का नेट मेरे को 7,000 का 500 का मैंने खर्चा किया, 4,250 का एक्सपेक्टेड टोटल लॉस है। तो 3,250 लाख का बिलिंग छोड़ना चाहिए था, मैंने 7,000 तक का बिलिंग छोड़ रखा है। तो 3,750 इज अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर। अभी तक के हिसाब से ज्यादा ले रखा है, तो दिस इज अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, काम जो चल रहा है जो अभी तक सर्टिफाई नहीं हुआ 1,250 lakhs। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस 1,250 lakhs। नहीं आयुष, आप टोटल लॉस लेस करेंगे, टोटल लॉस। कौन सा मनीषा? अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम कस्टमर एक बेसिक फॉर्मूला है। आज तक कितना खर्चा लगा कॉन्ट्रैक्ट पे, कितना प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज किया,
प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया तो कॉस्ट से ऐड करोगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अगर लॉस रिकॉर्ड किया है तो कॉस्ट माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल्स। इतना रुपया आपको कस्टमर से मिलना चाहिए था। अभी तक आपने बिल कितना छोड़ दिया है? 7,000 का। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है दैट इज अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम कस्टमर। अगर आपने ज्यादा छोड़ दिया है बिल, पैसा कम मिलना चाहिए, ज्यादा बिल छोड़ रखा है, पैसा कम मिलना चाहिए, तो दैट इज अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। कम बिल छोड़ रखा है, पैसा और मिलेगा आपको, दैट इज अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। नहीं सरिता, इस क्वेश्चन में प्रोविजन लिखने का दरकार नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। कॉन्ट्रैक्ट WIP मतलब कॉन्ट्रैक्ट का काम, कॉन्ट्रैक्ट WIP का मतलब कितना काम हो गया है बट जिसका अभी तक सामने वाले ने आपके साथ हिसाब नहीं किया है। तो मैंने 1250 का काम कर दिया है, वर्क इन अनसर्टिफाइड वर्क, अभी तक उसने उसका हिसाब नहीं किया, तो दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। सोनल, वो 5500 इज इंक्लूडेड इन दिस 7000। इस प्रोग्रेस बिलिंग के अंदर दो चीज है, 5500 रिसीव्ड, 1500 अभी रिटेंशन बोल के उसके पास पड़ा हुआ है। टोटल 7000 का बिल छोड़ा है, 5500 रिसीव्ड और 1500 रिटेंशन। मैंने सामने वाले से क्लेम कर लिया है 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिक्स लिमिटेड साइंड ऑन 1421। बिल्कुल, अगर रिसीव नहीं भी हुआ है तो सामने वाले पर जब आप बिल छोड़ोगे तो आप जर्नल एंट्री करोगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू प्रोग्रेस पेमेंट, जो उससे ले रहे हो आप, एडवांस जो ले रहे हो, आपने उसको डेटर बना लिया है, बिल छोड़ दिया है, बट आपने ज्यादा बिल छोड़ रखा है, इतना पैसा अभी आपको मिलना नहीं चाहिए। इसीलिए हमने बोला जो टोटल बिल छोड़ रखा है उसको कंसीडर करेंगे। उसका जब आपने बिल छोड़ा था तब आपने एंट्री कर लिया था कि ये रुपया मेरे को सामने वाले से मिलेगा। इसीलिए हम लोग टोटल अमाउंट को लेस करते हैं, जो मिला उसको कंसीडर नहीं करते, जो टोटल बिल हमने छोड़ रखा है उसको कंसीडर किया जाता है। आगे हम लोग ये बोल रहे हैं कि भैया अभी तक का जो हमने हिसाब किया, अभी तक जो हमने उसके ऊपर बिल छोड़े, उसके हिसाब से हमको उससे और पाना है कि हमको उसको देना है। अगर हमने ज्यादा बिल छोड़ रखे हैं तो हमको उसको देना पड़ेगा वापस, अगर हमने कम बिल छोड़ रखे हैं तो हमको उससे पाना है। जैसे जैसे फ्यूचर में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाओगे ये चीज अपने आप रिवर्स होते चला जाएगा। ब्रिक्स लिमिटेड साइंड 1421 अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1.5 करोड़ रुपया। Following particulars were extracted in respect of contract for the year ending 31st March 22. Material issued, labor charges paid, higher charges of plant, other contract cost incurred. ये सारे cost के part है। Out of material issued, material lying unused at the end of the period. Closing stock. मटेरियल हमने इशू किया इतना बट अभी तक 4 लाख यूज नहीं हुआ, तो यूज कितना हुआ वही मेरे खर्चे में आएगा। फर्दर कॉस्ट एस्टिमेटेड टू बी इनकर्ड सो दैट दी वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट। फर्दर कॉस्ट और कितना लगेगा, इंक्लूडिंग मटेरियल अनयूज 4 लाख, इंक्लूडिंग, वो इंक्लूडिंग है, 33,50,000 का और खर्चा लगेगा। लेबर चार्जेस स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2 लाख रुपया। ऊपर दिया हुआ है लेबर चार्जेस पेड, बोल रहा है अभी भी 2 लाख रुपया पे नहीं हुआ है, मतलब टोटल लेबर चार्जेस हो गया 38 लाख। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रॉफिट लॉस टू बी टेकन टू PL एंड एडिशनल प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस एज पर AS 7। इस बार क्या किया, हर क्वेश्चन में कॉस्ट इनकर कितना करता है वो एक साथ दे देता है, इस बार कॉस्ट का लिस्ट दे दिया। आप कॉस्ट इनकर टिल डेट खुद से कैलकुलेट कर लो और उसके बाद अपने नॉर्मल कैलकुलेशंस करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर 1, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कितना खर्चा कॉस्ट लगा। सबसे पहले मटेरियल्स यूज्ड,
मटेरियल्स यूज्ड 75 लाख माइनस 4 लाख 71 lakhs। फिर लेबर चार्जेस 36 लाख पे हो चुका है, 2 लाख अभी भी पे होना बाकी है, 38 lakhs। नेक्स्ट हायर चार्जेस ऑफ प्लांट 10 लाख और अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड 15 लाख। तो टोटल कॉस्ट आज तक लग चुका है 71 प्लस 38 प्लस 10 प्लस 15, 1,34 लाख का कॉस्ट लग चुका है। दिस इज कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 1,34 lakhs। नंबर 2, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 134 डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट 134 प्लस 3350 जो अभी भी लगेगा इनटू 100। तो 134 डिवाइडेड बाई 167.5 इनटू 100, 80%। ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, मेरा रेवेन्यू था 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जिसमें 80% काम कंप्लीट हो गया, तो 1,20 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा इस साल, 1,20 लाख का रेवेन्यू। नंबर 3, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड 1,20 लाख माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल डेट, आज तक का कॉस्ट 1,34 लाख। तो 14 लाख का लॉस मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अभी तक लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया 14 लाख का। टोटल एक्सपेक्टेड लॉस, टोटल एक्सपेक्टेड लॉस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 16750 माइनस टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 150, तो टोटल एक्सपेक्टेड लॉस 1750, जिसमें 14 लाख लॉस का लिख चुका हूं। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस 3.5 लाख, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस 3.5 लाख, 3.5 लाख। कार्तिक, हो सकता है हायर चार्जेस किसी और प्लांट का हो, डेप्रिसिएशन किसी और प्लांट का हो। अगर आपको दोनों मेंशन करे, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, आप दो अलग अलग खर्चा मान के उसको दोनों को लेना, डन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बता रहे हैं, वो दोनों आपको एक्चुअल कॉस्ट बता रहे हैं। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता तो मैं डेप्रिसिएशन लेता, डेप्रिसिएशन। देयरफॉर टोटल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, टोटल लॉस रिकॉग्नाइज्ड इक्वल टू 1750, टोटल लॉस रिकॉग्नाइज्ड 1750। इसमें भी अगर आप प्रोविजन लिखो तो पहला रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है यूजिंग परसेंटेज कंप्लीशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीटेड, फुल स्टॉप। फर्दर, इफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल एक्सीड टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस शैल बी प्रोवाइडेड फॉर इमीडिएटली। ये 2 लाइन आपको लिखना चाहिए, फिर कैलकुलेशन करना चाहिए। क्या हम लोग कर पाएंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो काफी इजी रहेगा आपके लिए, बिकॉज ये सेम चीज आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट के सब्जेक्ट में भी कर रखा है, तो आपके लिए ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पहले से पता है, आपको सिर्फ उसको यूज करना है।